तो आज पहली क्लास है बेटा आप लोगों की, ठीक है ना। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट को आपको किस तरह से पढ़ना है और फिजिक्स को पढ़ने में बाकी सब्जेक्ट से क्या डिफरेंस आता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है देखो, अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात देखते, 4-5 साल पहले की, तो नॉर्मली जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था तो मैं बच्चों को सीधे सीधे बोलता था कि पूरा का पूरा फोकस रखो बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में आप 340 350 ले आओ, ठीक है ना। तो मोटा मोटी एक, अगर हम आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो एक मोटा मोटी डेटा ये होता था कि फिजिक्स में लगभग हम बायो में बोलते थे 340 तक ले आओ, केमिस्ट्री में ले आओ लगभग 140 तक, और फिजिक्स में 100 ले आओ, ठीक है ना। और ये जुड़ के आपका हो जाता था लगभग 580, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं 2015 16 17 तक, और 580 तक भी एक ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाता था। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, जब से एनटी आया उसने पेपर को बहुत इजी करना शुरू किया, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि तब भी, क्योंकि बायो में ऑलरेडी पहले से सैचुरेशन है, देखिए बायो में तो बच्चा पहले भी स्कोर कर रहा था, तो बायो में अभी भी हम 340 से 350 पहुंचे। केमिस्ट्री में अब हम बोलने लगे कि भाई 140 से कम 155 तक जाओ। लेकिन फिजिक्स में अब हम क्या बोलते हैं कि भैया कम से कम 140 तो टच करो, ताकि आप 5, ठीक है ना, यहाँ तक आ सके, ±10। तो आप बहुत होगा यहाँ पे 130 कर लोगे, लेकिन उस केस में फिर आपके पास यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको फिजिक्स में कम से कम 130 मिनिमम गिरी पड़ी हालत में आना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए जो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है उसको लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट समझो बेटा, कभी आप रिजल्ट को एनालाइज करना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। जैसे बायो में तो आपने देखा आजकल 360 आउट ऑफ 360 भी आ रहा है। बायो में बच्चा जो शुरू का एक दो बच्चा होगा 360 पाया होगा, फिर आप देखोगे 355 वाला बच्चा भी मिलेगा, फिर 350 वाले भी मिलेंगे। इस पे तो आपको कम से कम 100 बच्चे मिल जाएंगे, पता चला। फिर 345 भी मिलेगा, 340 भी मिलेगा। इस तरह से हर 10-15 डिमार्केशन पे आपको 330 करते हुए आपको नीचे को 300 तक बच्चे मिलेंगे। और आप देखोगे आपकी जो मैक्सिमम रैंक होंगी, जो शुरू की 10,000 20,000 रैंक होंगी, आप देखना वो बायो में 330 तक खत्म हो चुकी होंगी, ठीक है ना। पूरी 10,000 की 10,000 रैंक। दैट मीन्स आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बायो में ऑलमोस्ट सब बच्चे मोर और लेस एक जैसा कर रहे हैं जो शुरू के 20,000 की रैंक में है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना इज जस्ट लाइक अ फाइट वॉर। आपको अपने से लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई दूसरे से है। आपका सिलेक्शन 400 नंबर पे भी हो सकता है 800 में से, अगर बाकी बच्चे उससे कम पा रहे हैं। जैसे एक जमाना था जब IIT JEE हुआ करता, जैसे हम अपनी बात करें 1998 1999 97 की बात करें, तो आप बिलीव नहीं करोगे 60% कर देने का मतलब होता था सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप आज के जो तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग तो यकीन भी नहीं करोगे कि सर झूठ बोल रहे हैं। मतलब 60-70% में आराम से आपको स्टेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाती थी। सोचो, ये एक भी हमने जमाना देखा हुआ, ठीक है ना। रीजन क्या था, तब सिलेबस बड़ा अनडिफाइंड सा था। आप CBSE का अलग पढ़ते थे, CPMT अलग होता था, BHU अलग होता था, AFMC अलग होता था। तो आपका जैसा एग्जाम है उसी तरीके से आपको हमेशा पैटर्न अपना चूज करना पड़ेगा। अब फिजिक्स में क्या होगा बेटा, देखो फिजिक्स में नो डाउट कुछ बच्चे 180 पाएंगे, ठीक है ना, कुछ बच्चे 170 पाएंगे। उसके बाद आप देखोगे कि जो शुरू के 1000 रैंक होगी वो तकरीबन तकरीबन 160 तक खत्म हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कि जो नंबर्स हैं वो 130 से लेके 100 तक भी जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है आपको जो रैंक हो 10K तक आए। अब ये डिफरेंस समझने की कोशिश करो। फिजिक्स में आपके पास रेंज है, यानी कि अगर हम पहला 20,000 बच्चा देखते हैं, ठीक है, अगर हम पहला 20,000 बच्चा देखते हैं तो क्या होने वाला है कि बायो में जो आपको वेरिएशन मिलेगा वो हार्डली 10% का मिलेगा। 360 से लेके बच्चा 330 तक आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको फर्स्ट 20,000 में जो फिजिक्स का वेरिएशन मिलेगा वो आपको ऑलमोस्ट 50% का मिलेगा। तो आपको ये समझना है कि आपकी गुंजाइश कहाँ पर है,
या फिर सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप अपने मार्क्स देख लीजिए और आप खुद देखिए कि अगर इस 2023 वाले एग्जाम में आपके बायो में अगर ऑलरेडी 320 325 आ रखे हैं तो आपके पास बायो में स्कोप कितना है? अगर आपके 250 बायो में है देन यू हैव लॉट ऑफ स्कोप इन बायोलॉजी। लेकिन अगर आपके 310 320 बायो में आ रहे हैं और आपके 80 90 मार्क्स फिजिक्स में आ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो बेटर स्कोप है वो कहाँ पर है? फिजिक्स में है। ठीक है। अब एज अ सब्जेक्ट जब हम आते हैं फिजिक्स में और किसी दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है ना, तो एक बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत आती है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बायो में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में आपने एक चैप्टर पढ़ा, सपोज बायोलॉजी में आपने चैप्टर पढ़ा रेस्पिरेशन, ठीक है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है। रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद क्या हुआ, आपने जब क्वेश्चंस लगाए तो उसमें डाइजेशन का कोई रोल नहीं था। ठीक है। या फिर उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई रोल नहीं था, या आप कह सकते हो उसमें ब्रायोफाइट्स का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं था। ठीक है ना, इनका किसी तरह का रोल नहीं था। मतलब बायोलॉजी में आपके साथ प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। अब अगर किसी बच्चे को ये तीनों टॉपिक नहीं भी आते हैं, अगर उसको नहीं भी इसमें समझ है और वो सीधे रेस्पिरेशन की क्लास में बैठता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लास को समझने में। ठीक है। लेकिन अब आप समझिए कि एक बच्चा इलेक्ट्रोस्टेट की क्लास में एंट्री लेता है, ठीक है ना, एक बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में एंट्री लेता है और उसे न तो वेक्टर की नॉलेज है, न उसको फ्री बॉडी डायग्राम का आता पता है, ठीक है ना, न उसको पोटेंशियल की नॉलेज है, या न उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है, उसको टॉर्क का भी आइडिया नहीं है। ठीक है ना। अब कहने के लिए वो इलेक्ट्रोस्टैट की क्लास में आ गया। अब बताओ जब मैं उसको कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा तो कैसे, जब दो से ज्यादा चार्जेस पे रिजल्टेंट फोर्स होगा, किसी एक चार्ज पे दो चार्ज या तीन चार्ज की वजह से रिजल्टेंट फोर्स निकलवाना होगा, तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा? मुझे फोर्स निकलवाना होगा, मैं एफबीडी ही नहीं बच्चे को पता हुआ तो मैं कैसे उससे काम करूंगा? उसे अगर पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, तो हम कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे? अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा तो मैं कैसे आपको बताऊंगा कि ई कैन बी रिटर्न एज माइनस डी वी अपॉन डी एक्स? या फिर जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे होंगे और आपको टॉर्क का कुछ आइडिया ही नहीं होगा तो मैं कैसे आपको निकलवाऊंगा कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क क्या होगा, टॉर्क हम कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंस आप समझिए क्या है कि बेसिक इशू क्या आता है कि फिजिक्स में जो भी टॉपिक्स होंगे, फिजिक्स में टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है। अब ये या तो कह लो कि सबसे मेन स्ट्रेंथ है फिजिक्स की और यही सबसे बड़ी वीकनेस भी है फिजिक्स की, दोनों चीज है। ठीक है ना। देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होता है, अगर किसी को ये समझ में आ गया कि फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है और उसने समझ लिया कि फिजिक्स में बेसिकली हर टॉपिक का लिंक अगले टॉपिक से आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमको मैथमेटिकल टूल्स आते हैं, जैसे मुझे पता है कि कैसे डिफरेंशिएशन यूज़ करना है, कैसे इंटीग्रेशन यूज़ करना है, कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फैक्ट यूज़ करना है, ज्योमेट्री को कैसे मैं क्वेश्चंस में यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे वेक्टर्स को ऐड करना आता है, ठीक है ना, मुझे वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना आता है, मुझे डॉट प्रोडक्ट आता है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ मोशन इन वन डी की तरफ। मुझे मोशन इन वन डी समझ में आता है, उसके बाद ही मैं मोशन इन टू डी समझूंगा, है ना। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं एफ बी डी मोमेंटम वगैरह का कॉन्सेप्ट समझता हूँ। ये अगले चैप्टर में, यानी कि जब वर्क एनर्जी आएगा तो भाई जब फोर्स लगता है किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक तो ही आप वर्क डन को इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस लिखोगे। अब देखो इसमें क्या क्या यूज हो गया,
जब आप एफ डॉट डी एस लिखते हो तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन का यूज हो गया, इसमें वेक्टर का यूज हो गया, डॉट प्रोडक्ट का, है कि नहीं। इसमें आपका फोर्स, भाई फोर्स तो बेसिक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया, फोर्स आ गया आपका। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब ये पिछले 4 चैप्टर हुए तो आपका वर्क एनर्जी चैप्टर क्लियर होगा। अब कोलिजन में क्या होगा, कोलिजन में फिर वही वेलोसिटी निकालो, फोर्स लगाओ, पार्टिकल का करो, तो फिर पीछे के चैप्टर्स काम आएंगे। जब ये सारे चैप्टर क्लियर होंगे तो इसके आगे आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे सेंटर ऑफ मास का। और जब वर्क एनर्जी पावर और सेंटर ऑफ मास मिल जाएंगे, सर्कुलर मोशन मिल जाएगा, मोशन इन 2D मिल जाएगा, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका रोटेशन क्लियर हो जाएगा, है ना। जब रोटेशन वाला पार्ट यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो ग्रेविटेशन में कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों, ग्रेविटेशन में यही सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफबीटी बनाना, थोड़ा सा वेक्टर का रोल, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा पोटेंशियल, वर्क एनर्जी में आप ऑलरेडी कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ चुके होगे। सैटेलाइट आएगा उसमें कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आएगा, ठीक है ना, तो पता चलेगा ग्रेविटेशन हंसी खुशी में निकल जाएगा। अब जब ये चैप्टर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टेट में फिर यही सारी चीजें जो ग्रेविटेशन में है वही इलेक्ट्रोस्टेट में है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। तो कहने का मतलब ये कि फिजिक्स में आप प्रॉब्लम क्या है इस चीज को समझ गए होगे आप। अगर आपके पास कुछ मैं टॉपिक्स जैसे लिखना स्टार्ट करूं, ठीक है ना, मैं क्या क्या टॉपिक्स लिखना स्टार्ट करता हूं, मैं कहता हूं थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ये हर टॉपिक में यूज काम आएगी, ठीक है ना। इसके बाद हमको कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, इसके बाद हमारा जो न्यूटन्स लॉ है यानी कि एफबीडी, इसके बाद एक हमारी हो जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर इसके बाद एक हमारा हो जाएगा मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बाद हमारा हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा टॉर्क, एक हमारा कॉन्सेप्ट होगा एंगुलर मोमेंटम का, और एक कॉन्सेप्ट हमारा होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो अगर आपके पास इतने टॉपिक्स की समझ आ जाती है, अच्छा इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ बेसिक ज्योमेट्री, कुछ आपके पास बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ, ठीक है, और आप कह सकते हो ग्राफ हो गया, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कुछ थोड़ा सा एलजेब्रा टाइप का, ठीक है। तो अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप खुद ही देखोगे कि इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपके लिए ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टेट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म के चैप्टर वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो पार्ट है अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं अगर आप कहो कि सर इसको एक हेडिंग में डाल दीजिए तो कहने के लिए ये क्या होता है, ये होता है मैकेनिक्स, ठीक है। तो कई बार क्या होता है आप लोग आजकल एनालिसिस होकर आती है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि 2023, 22, 21 में 11th से कितने क्वेश्चन आए, 12th से कितने क्वेश्चन आए, तो क्या होगा आपको हमेशा ये फील होगा कि सर 11th से क्वेश्चन कम आए, 12th से क्वेश्चन ज़्यादा आए। लेकिन अब एक चीज़ समझो बेटा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है या आपके पास दो चार्जेस किसी थर्ड चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं उनका रिजल्टेंट निकालने का कॉन्सेप्ट आता है, तो अल्टीमेटली सिर्फ एफबीडी में ग्रेविटेशन मास की जगह क्यों ही तो हो गया। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन तो वो न्यूटन्स लॉ या फ्री बॉडी डायग्राम का ही है। तो होगा क्या कि जब आप डायरेक्टली देखोगे, ठीक है ना, तो जब आप डायरेक्टली देखोगे, ये बेटा भी काम का नहीं है, बस ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको 11th क्लास से क्वेश्चन हमेशा कम दिखेंगे, ठीक है ना, 11th क्लास से आपको क्वेश्चन हमेशा कम दिखेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर दी फंडामेंटल एंड बेसिक टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को कवर किए बिना आप कभी भी आगे नहीं जा सकते।
नहीं तो क्या होगा कि आप 4 या 5 फॉर्मूले याद करके जाओगे, ठीक है ना। आप 4 या 5 फॉर्मूले सिर्फ याद रखोगे और उसके बाद आप क्या देखोगे कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जो आपको क्लास में कराया होगा उसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो आप करोगे, बट उसमें थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो हो जाएगी दिक्कत, ठीक है ना। अब मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल से समझाता हूँ कि बेसिकली फिजिक्स में क्या है। फिजिक्स में आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम, है ना। जब आप फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलते हो तो होता क्या है, फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 पार्ट होते हैं। देखो, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है, आपकी जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को पढ़कर आप उससे कुछ डेटा निकालते हो और बेसिकली आप अपना जो क्वेश्चन है उसको कुछ जो डेटा है उसको कन्वर्ट करते हो किसमें, फाइनली कुछ इक्वेशंस में, ठीक है ना। इसके बीच में किसका यूज होता है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए थे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद एक सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, ठीक। तो इसको आप कह सकते हो फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम, और इसको आप कह सकते हो मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो दो चीजें आपके पास हमेशा होंगी, एक फिजिक्स का पार्ट होगा और एक मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। अल्टीमेटली इन दोनों का यूज होगा तभी आप आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। तो अगर आपका पहला स्टेप ही गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी आप फंस जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ही वीक होंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे पास इक्वेशन में नहीं आ सकती, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो, आप लोग इतने बच्चे भी क्लास में बैठे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत करोगे, लेकिन एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दे रहा है, सपोज ए बराबर के टी, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू दे रहा है और आपसे कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी, ठीक है ना। पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी और आपसे बोला फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी। अब आप ही में से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको सिर्फ क्या करना है बेटा, हमको सबको पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह क्या लिख देना है, के टी इंटू टी, और v इज इक्वल टू यू प्लस के टी स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, ओके। ये समझ में आया। आपको क्या था, पार्टिकल का एक्सप्रेशन दे रखा था के टी, आपसे इनिशियल वेलोसिटी दी कितनी u, और आपसे पूछा कि फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t। तो आपने क्या करना है, आपको सही इक्वेशन पकड़नी है। सही इक्वेशन, तो आप सोचोगे सर v u और t हमने कौन सी पढ़ी, तो आपको तुरंत याद आएगा, ये तो बहुत आसान था, सर ने हमको पढ़ा रखा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, और u प्लस
आपने के टी स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये सॉल्यूशन में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि नो डाउट हमको इक्वेशन तो हमने यूज करी, ये इक्वेशन गलत नहीं है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन सही है, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इक्वेशन तभी यूज होती है जबकि आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है और कब यूज नहीं करनी है। तो क्योंकि यहां पे क्लियर कट मेंशन था a इक्वल्स टू के टी है, ठीक है ना, तो a इक्वल्स टू के टी है, मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, आपका एक्सलेरेशन इज वेरिएबल, ठीक है। तो आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं यूज कर सकते, तो सर क्या करेंगे, बेसिक फंडा हमको पता है कि भाई v बराबर दिस इज द जनरल फॉर्म, ये क्या है, दिस इज द जनरल इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या होता, अगर a कांस्टेंट होता है तो a हमारा इंटीग्रल से बाहर आके v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटीग्रल से बाहर आ जाता, इंटीग्रेशन ऑफ dt रह जाता, तब ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बनता है, ठीक है ना। बट अगर, ठीक है ना, अगर आपका एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, v इक्वल्स टू यू प्लस इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि किस टाइम पर कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी है, ठीक है। तो अब आपका सही आंसर कितना होगा, 3/6 कैसे ले आए हो बेटा समिता, यू टी प्लस के टी की पावर 3/6, नहीं, ये तो सिंपल सा है। आपको क्या लिखना है भाई, a बराबर, या तो शुरू से चलो, dv बाई डी टी, dv बराबर ए डी टी, इंटीग्रेशन किया भाई, टाइम 0 से t हुआ, वेलोसिटी u से v हुई, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे, v लिमिट लगा लो u से v का, यहाँ पर a की जगह क्या आ गया, के टी डी टी 0 से t, तो यहाँ क्या आ गया, v माइनस यू बराबर k बाहर और टी स्क्वायर अपॉन 2, तो v बराबर u प्लस के टी स्क्वायर बाई 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस के टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि किस केस में कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैं आपको बोलता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पॉजिटिव, तो अब बात बताइए कि इसकी स्पीड को क्या होना चाहिए, स्पीड शुड इंक्रीज और स्पीड शुड डिक्रीज, ठीक है। ये आप बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पॉजिटिव, स्पीड शुड इंक्रीज और डिक्रीज।
अब देखो, ज्यादातर बच्चे, ठीक है ना, प्रियांशु, यशाश्री, समिता, ठीक है, कई बच्चे इंक्रीज लिख रहे हो, कई बच्चे डिक्रीज लिख रहे हो। अब आप इस चीज को समझो, ठीक है। एक्सलरेशन का पॉजिटिव और निगेटिव आपको क्या बताता है, ठीक है ना। इफ एक्सलरेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक, यहां से सपोज ओरिजिन है, आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है और एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान रखा है, ठीक है। सपोज आपने राइट को पॉजिटिव मान रखा है और आपने लेफ्ट को नेगेटिव मान रखा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, ठीक। अब आपको समझना होगा कि अगर आपका पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चल रहा होता, यानी आपकी गाड़ी आगे को चल रही होती और आप एक्सीलेटर दबाते, तो क्या होता? दोनों चीजें एक डायरेक्शन में होती और आपकी स्पीड इंक्रीज होती। लेकिन अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट को चल रही थी और आपका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता, ठीक है, यानी कि राइट को होता, तो आपकी गाड़ी इधर को चल रही है और आप ब्रेक लगा रहे हो। जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो आपका एक्सेलेरेशन पीछे को पैदा हो रहा है, तो आपकी स्पीड क्या होती? डिक्रीज होती। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन स्पीड पर कमेंट किससे किया जाता है? स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है बोथ यू एंड ए। आई बात समझ में? स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये किसी एक पे डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा, यू और ए पर, ठीक है। तो अगर आपका यू और ए दोनों ही सेम साइन है, अगर आपका यू और ए सेम साइन होगा, यानी या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो आपकी स्पीड को क्या होगा? स्पीड मस्ट इंक्रीज। लेकिन अगर आपका यू और ए का साइन अपोजिट होगा, ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हो यू पॉजिटिव ए नेगेटिव या यू नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो उस केस में जो आपकी स्पीड है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अब इन्हीं को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल्स या कॉन्सेप्ट, जो भी आप कह लो। आपको ये समझ में आना चाहिए। जब ये चीज आपको क्लियर होगी, इसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चंस डील कर सकते हो। ये तो मैं सिर्फ काइनेमेटिक्स का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? काइनेमेटिक्स का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। जब जब आपका स्टार्टिंग हुई, देखो, जब आप कब कब पढ़ते हो? जब जब आपको स्टिमुलस मिलता है। सबसे पहला स्टिमुलस कहाँ पे मिलता है? जब आप ताजा ताजा क्लास 11th में आते हो। तो जब आप फ्रेश फ्रेश क्लास 11th में आते हो तो उस वक्त खूब कसमें वादे खाए जाते हैं ना, कि बस फोड़ डालना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, नीट फोड़ना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर का। और ये जोश कहाँ तक चलता है? न्यूटन्स लॉ या प्रोजेक्टाइल तक आते आते जोश चलता है। उसके बाद फिर पता नहीं क्या होने लगता है, या तो अक्टूबर दिवाली की छुट्टी पड़ जाती है, रक्षाबंधन या 15 अगस्त आ जाता है, तो 15 अगस्त तक तो सब ठीक चलता है। 15 अगस्त के बाद क्या होता है? क्योंकि फिर आज़ादी मिल जाती है, तो फिर आपका क्या शुरू होता है? नया, अरे ये छोड़ दो, इसको हम बाद में देखेंगे, अब जो है ना, अभी इस साल हम पहले बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इसको हम अगले साल छुट्टियों में देख लेंगे, या जब 11 की छुट्टी पड़ेगी, कुछ भी मतलब, ठीक है। इसी तरह से फिर जब एक बार आप 12th में एंट्री लेते हो तो फिर एक नया नया जोश आता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी तक सब बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिज्म आता है वहां से थोड़ा सा हल्का होने लगता है। लेकिन क्योंकि 12th क्लास में क्या होता है? 12th क्लास में बोर्ड का एग्जाम होता है,
तो वो 15 अगस्त के बाद भी या दिवाली के बाद आते आते भी आप थोड़ा सा रिवीजन वाले मोड पर आ जाते हो और आपकी गाड़ी चली जाती है। बट 11th में क्या था, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नहीं था, तो कुछ कुछ आप बस उतना ही पढ़ते हो, बस अभी किसी तरीके से 11th क्लास निकल जाए, फिर बाकी का हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि काइनेमेटिक्स का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स में 11th में एक टॉपिक का टेस्ट लेना है, किस टॉपिक से टेस्ट लें, तो आई कैन गारंटी ज्यादातर लोग बोलोगे कि सर जो मोशन वाला चैप्टर है उससे हमारा टेस्ट ले लीजिए। लेकिन आप ये समझो कि इसी मोशन वाले चैप्टर में अभी आपका जो कॉन्सेप्ट हो कितना गड़बड़ाया हुआ। ठीक है ना, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक है ना, आप कहां पर गलती करते हो इस चीज को समझो। ठीक है ना, मैं आपसे कहता हूं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है इस तरह से, एक पार्टिकल को फेंका गया, अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद दिस स्पीड। ठीक है ना, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस पार्टिकल का, पहले तो मुझे बताओ कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, मतलब कैसा ट्रेजेक्ट्री, पता नहीं समझते हो, मतलब पाथ कैसा होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या पाथ सर्किल होगा। ठीक है ना, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ सर्किल होगा या पैराबोला होगा। अभी देखो बेटा, ध्यान रखना, आज फिजिक्स की क्लास स्टार्ट अभी नहीं हुई है, हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सब्जेक्ट का। आपको सबसे पहले ये समझना होगा, आप में से बहुत सारे लोग रिपीटर हो गए, एक बार मुझे बताओगे, जैसे प्रिंस, संहिता, हर्षिता, सुहादीप, विश्वास, आप में से कुछ लोग मुझे बताओगे कितने लोग 12th पास हो। नहीं नहीं, अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग 12th पास हो, या जिसने एक साल कोचिंग, मतलब कोचिंग कर रखी है इसने, या तो 11 12th की कोचिंग करी है, जिसने एक साल की कोचिंग करी है ना। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग आप में से वही होंगे जो कि एक साल की कोचिंग कहीं ना कहीं कर रखे हो, है कि नहीं। तो एक मेरे पास आंसर, हाँ रिपीटर रिपीटर रिपीटर, है ना, तो ठीक है, मैं मान के, तो मेरा भी आइडिया ये है कि ज्यादातर ऑनलाइन कोर्स वही लेगा जो रिपीटर बच्चा रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने दो तीन को, तो अब आप एक चीज ये समझो कि आपने 1 या 2 साल तैयारी करी और आपके पास आपका रिजल्ट है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वही करो जो करते आए हो, अगर वही करोगे जो करते आए हो तो तुमको आसान लगेंगी चीजें। जैसे अगर मैंने पिछले 10 साल से बाइक चलाई है, ठीक है ना, तो नेचुरल सी बात है मुझे बाइक चलाना आसान लगेगा। अब दूसरा यह है कि मुझे कार का ऑप्शन मिल रहा है। अब अगर मैं कार चलाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या है कि बाइक में तो सारा काम हाथ से हो जाता था, ब्रेक हाथ से लग जाता था। अच्छा क्या होता था, आप हर चीज को देख सकते थे, कौन आपके लेफ्ट है कौन राइट है ना। अब जब कार के अंदर हो तो कुछ परेशानी तो जरूर आएगी। एक तो आपको सामने का दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको आइडिया लेना होगा, आपको लेफ्ट राइट का सिर्फ आइडिया मिलेगा। ठीक है ना, बाइक में आपको गड्ढा नाली दिखती थी, जब आप कार चलाओगे तो नाली तो नहीं दिखेगी। तो नो डाउट, अगर आप 10 साल से बाइक चलाते आए हुए हो तो कार चलाना विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अल्टीमेटली यह है कि कार का कुछ बेनिफिट भी तो है। आप कार के अंदर धूप से बच सकते हो, बारिश से बच सकते हो, आपको लंबी डिस्टेंस जानी है आप आराम से जा सकते हो, बाइक से हर जगह नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप वही काम करोगे जो करते आए हो तो आपको आसान लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि आपको अच्छा लगना और आपका सिलेक्शन होना, ये दो चीजें हैं। अब तैयारी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप लोग की इसी साइकोलॉजी को थोड़ा सा यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है ना, एक टीचर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक टीचर के पास दो ऑप्शंस क्या है कि या तो मैं वो पढ़ाऊं जो आपको आता है, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं वो पढ़ाऊं जो आपको आता है लेकिन एग्जाम में कम आता है या उससे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो आपको अच्छा तो जरूर लगेगा क्योंकि मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपको आता है, आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा। या मैं आपको वो पढ़ाऊं जो एग्जाम में आता है या जो एग्जाम में आने के लिए जरूरी है। अब क्योंकि जो एग्जाम में आता है
अगर वो आपको अच्छे से आता तो आप यहाँ नहीं होते। फिर से मेरी बात समझो, जो एग्जाम में पूछा जाता है या जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से आती तो आप तो यहाँ होते ही नहीं। तो इसका मतलब जो एग्जाम में आता है उसमें आपको प्रॉब्लम है। और जब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जिससे आपके मार्क्स में इंक्रीज हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बनेगा। क्यों? क्योंकि अब आप वो चीजें देखोगे जो आपने नहीं देखी हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम होगी। उसमें आपको क्या लगेगा, सर ये चीज मुश्किल थी। आप क्या करते हो, सर पिछला वाला तो जो हमने पिछले साल तैयारी की तो बड़ा आसान था, और इस बार जो हम तैयारी कर रहे थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ रही है ना? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको चीजों को किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जो आपको आता है वो नहीं पढ़ना है। जहां पे आप बार बार गलती कर रहे हो, ठीक है ना, जो आप बार बार गलती कर रहे हो वो चीज आपको पढ़नी है। ठीक है? तो जैसे अब मैंने आपसे बोला कि u इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे है, ठीक है ना? एक बच्चे ने बोला था कि ये पैराबोला है, ठीक है ना? क्यों पैराबोला है? क्योंकि भाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, है कि नहीं? एक पार्टिकल को इस तरह से फेंका गया है कि एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी कितनी है a, और वाई एक्सिस में उसकी वेलोसिटी कितनी है b, ठीक है ना? और हमको पता है, हम सबको पता है कि अगर एक पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों दें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो पार्टिकल कुछ इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ जाता है, ठीक है ना? एक पार्टिकल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ जाएगा, ठीक है? अब इसकी रेंज का फॉर्मूला सबको पता है, या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सबको पता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि इस प्रॉब्लम में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? हनी बेटा, हम शुरू स्टार्ट से ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि हमको किस चीज की जरूरत है पढ़ने में और किस चीज की नहीं है, ठीक है ना? हाँ तुषार सही है, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। तुषार मैंने देख लिया, ठीक है ना? तुषार, तन्वी, अंकुश, आर्यन, वानखेड़े, फिजिक्स सिलेबस कब तक खत्म होगा? बेटा फिजिक्स सिलेबस देखो, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक आराम से हम लोग इसको खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे दिसंबर तक, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम बच्चों का, ठीक है ना, सही जवाब है कुछ। अब कुछ के साथ क्या होगा कि सर इसमें थीटा तो दिया ही नहीं है। तो आप इस चीज को समझो कि कुछ बच्चे जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपको समझना होगा कि ये यू साइन थीटा होता क्या है। ये यू साइन थीटा बेसिकली, जो आपको यू साइन थीटा दिख रहा है, ये यू साइन थीटा क्या है? यही तो वर्टिकल वेलोसिटी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला आप और लिख सकते हो, क्या? 2 u/g। और सिंपली u/, यहाँ पर कितना है? b। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता? 2b/g। तो इनफैक्ट इस वाले क्वेश्चन में आपको थीटा की जरूरत थी ही नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल में आपको फॉर्मूले को एक्सप्रेशन के हिसाब से पढ़ना होगा। आपको थीटा वाला एक्सप्रेशन भी रखना होगा, और आपको नॉन थीटा वाला यानी कि वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके टर्म वाला एक्सप्रेशन भी रखना होगा, ठीक है ना? तो हर चीज में आपके पास कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर सिर्फ आपका टाइम का चेंज हो जाएगा, यानी कि आपके पास दो मेथड्स होंगे। एक मेथड में आप इजीली आंसर निकाल सकते हो बहुत कम कैलकुलेशन करके। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर कि आपके पास कैलकुलेशन लगाकर आंसर आएगा, ठीक है ना? तो जहां पर
कोई ना कोई कैलकुलेशन को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना। जहां पर आप कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हो वहां पर आपको कैलकुलेशन को अवॉइड करना आना चाहिए, ठीक है। अगर एक एक सवाल पे हम 2-2 मिनट लगाएंगे फिजिक्स में तो हमारे तो 1 घंटे, क्योंकि आप मोटा मोटी समझो कि हमको 40 से 50 मिनट, 40 मिनट हमको बायोलॉजी के लिए चाहिए, है ना। 1 घंटे के आसपास कम से कम केमिस्ट्री में लगेगा, तो पूरे फिजिक्स में मेरे पास 1 घंटा और 15 मिनट है सिर्फ। अब 1 घंटा 15 मिनट माने हुआ 75 मिनट्स। तो अगर मैंने 20 क्वेश्चन में भी 2 मिनट लगा दिए तो 40 मिनट तो मेरा यहीं खत्म हो गया, है ना। तो ऑन एन एवरेज आपको समझना है कि मुझे 1 मिनट मैक्स टू मैक्स 1 से 1.25 मिनट जाना है किसी सवाल पे, और कम से कम 20 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके 30 सेकंड के अंदर होने हैं, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कुछ चीजों की कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, नो डाउट हम स्टार्ट करेंगे बेटा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स से, उनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन टॉपिक से डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक घर में एसी खरीद के लाए, ठीक है, आपने 60,000 का एसी खरीदा, लेकिन वो पैक एसी हवा नहीं देगा। उस एसी को हवा देने के लिए आपको उसको टांगना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको तार लगाने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने के लिए आपको ड्रिल मशीन चाहिए, है ना, इंस्टॉल करने के लिए आपको हो सकता है टेस्टर या पेचकस चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है, आपके पास हैंगिंग वाली यूनिट्स नहीं है छोटी छोटी, तो पूरा एसी 60,000 का है। बाकी आप देखोगे ड्रिल मशीन मिला के जो हैंगिंग यूनिट है वो मिला के शायद 2-3 हज़ार की भी ना हो। बट अगर आपके पास अप्रोप्रिएट टूल्स नहीं होंगे तो आपका एसी आपको दिखेगा लेकिन हवा नहीं देगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आपके पास अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टूल्स नहीं होंगे तो आपको सवाल दिखेगा, आप पढ़ोगे, बट आंसर निकालने में हमेशा आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है ना। इसलिए अच्छा, मैथमेटिकल टूल्स क्या है, अगर मैं चैप्टर की बात करूं, ये काइनेमेटिक्स में काम आएगा, ये न्यूटन्स लॉ में काम आएगा, ये वर्क एनर्जी चैप्टर में काम आना है, ये रोटेशन में भी काम आएगा, ये हीट थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, ये एसएचएम में भी काम आएगा, वेव्स में भी काम आएगा, मतलब पूरी 11th में काम आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टेट में भी काम आएगा, मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा, ठीक है ना, एसी में भी काम आएगा। तो कुल मिलाकर आप देखो मैथमेटिकल टूल्स ऑलमोस्ट आपकी 80% मैथमेटिक फिजिक्स में तो वैसे ही काम आना है। ले देके ऑप्टिक्स रह गया जहां पे थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ज्यादा रूल नहीं होगा, लेकिन उसमें भी क्या है कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री तो यूज होगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यूज होगा, है ना। फिर क्या बच जाता है आपके पास, थोड़ा सा कह सकते हो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट बच जाता है जो एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जहां पे आप कह सकते हो कि हाँ सर वहां पे अगर मुझे ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आती है तो मेरा काम चल जाएगा। तो लेकिन आप देखोगे 80-90% फिजिक्स में, ठीक है ना, 80-90% फिजिक्स में यू नीड अ बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अब मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या आएगा, मैथमेटिकल टूल्स में आएगी कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस के 2 पार्ट हैं, सबको पता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्राफ्स। चौथा हमारे पास आ जाता है अलजेब्रा वाला पार्ट, ठीक है ना। अलजेब्रा वाले पार्ट में थोड़ा थोड़ा चीजें हैं, जैसे थोड़ा सा कह सकते हो बाइनोमियल, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा रेशियो वाला पार्ट, है ना। तो ये सब चीजें बेसिकली आपकी आ जाती हैं किसमें, मैथमेटिकल टूल्स में। आप चाहो तो वेक्टर्स को भी आप इसी पार्ट में रख सकते हो, अगर आप चाहो तो। अगर आप वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर एनसीईआरटी में एज अ टॉपिक एज अ चैप्टर भी दे रखा है, तो आप चाहो तो वेक्टर को इसमें से हटा दो, है ना। तो हमको जो मोटा मोटी जरूरत पड़ेगी वो किस किस की पड़ेगी, ये 4 चीजों की, बेसिक नॉलेज ऑफ कैलकुलस। इसमें आप देखो
चक्कर, आप गड़बड़ क्या करते हो, हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं। जो अप्रोच हमारी हो जाती है मैथ्स और फिजिक्स में, अप्रोच थोड़ा सा अलग होती है। मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम टोटली नंबर के साथ खेलना हाँ एलजेब्रा में, सॉरी एलजेब्रा में एक लॉग का भी यूज होगा, ठीक है। हालांकि लॉग आपको केमिस्ट्री में भी बहुत मदद करेगा, इनफैक्ट केमिस्ट्री में तो ज्यादा ही मदद करेगा, ठीक है ना। लॉग लॉग भूल गए थे, ठीक है। तो अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर हमारा फोकस इस चीज पर होगा कि कैलकुलस वाला जो पार्ट है, या जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री तो इनडायरेक्ट पार्ट है, वो तो मतलब बिल्कुल फॉर्मूला वाला रहेगा। इसमें हमको प्रॉब्लम किस में होनी है, सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैलकुलस वाला पार्ट और दूसरा ग्राफ वाला पार्ट। इस कैलकुलस और ग्राफ वाले पार्ट में हमको इसके एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना होगा। इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे हमको ज्यादा फोकस करना होता है। मतलब सिर्फ ग्राफ ये नहीं कि हमने सीख लिया y इक्वल्स टू mx प्लस c इज स्ट्रेट लाइन, उससे नहीं काम बनेगा। ये ग्राफ से मेरा क्वेश्चन कैसे आसान होगा, ठीक है ना। ये ग्राफ को यूज करके मैं अपने क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकता हूँ। ग्राफ मुझे परेशान करने के लिए पढ़ाया गया है, या ग्राफ की मदद से मैं अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूँ, ये आपको समझना होगा। मैथमेटिकल टूल्स आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए, ठीक है ना। मैथमेटिकल टूल्स बनाए गए हैं आपकी मदद करने के लिए। मदद करने के लिए मतलब कि आपको कहीं ना कहीं पे वो हेल्प करेंगे कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, और आपका जो सवाल एक पन्ने में आ रहा था, हम कोशिश करेंगे कि वो जो सवाल है वो हमारा कम से कम टाइम पर आए, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। तो अब एक चीज आप समझो, जब आप डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन तो आता ही है ना। तो आपको 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा जब डिफरेंशिएशन का, कि हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए समझनी सबसे जरूरी है कि आखिरकार डिफरेंशिएशन है क्या, और डिफरेंशिएशन हम करते क्यों हैं, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले अब आप ये समझो कि पूरे फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो, तो पूरे फिजिक्स में अगर मैं कुछ क्वांटिटीज का नाम लूं, ध्यान से देखिएगा, जैसे वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अगेन चेंज इन टाइम, ठीक है ना। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम आगे बढ़ते हैं और मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, ठीक है ना, तो या अभी मैं मैग्नीट्यूड वाइज चल रहा हूं, तो चेंज इन, इसका मैं माइनस हटा दे रहा हूं, फिर अभी मैं मैग्नीट्यूड वाइज चल रहा हूं क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा समझाना नहीं चाह रहा। मेरा फोकस किस पर है, चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज अगेन चेंज इन पोजीशन कह लो, ठीक है। तो इस तरह से आप जब देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ज्यादातर चीजें फिजिक्स में जो फंडामेंटल चीजें चल रही हैं, ठीक है ना,
वो हमेशा एक वर्ड कॉमन उसमें आपको दिखेगा, चेंज। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करो कि चेंज से मेरा मतलब क्या है। नहीं नहीं बेटा, लिखने की अभी देखो, जब लिखना होगा वहां से मैं बताऊंगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां से लिखना होगा वहां से मैं आपको बताऊंगा कि लिखना है। वैसे भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप बेटा सिर्फ आज पहले अपना एक माइंड मेकअप करो, ठीक है ना। आप सिर्फ आज अपना अभी माइंड मेकअप करो कि चीजों को हमको पढ़ना कैसे है। क्या डिफरेंशिएशन आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, वो भी आपको पता है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर आप मुझे फॉर्मूला नहीं आता है, आप अपनी प्रॉब्लम पकड़ो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि सर फॉर्मूला तो मुझे आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि इस फॉर्मूले का करूं क्या, इसको कहां पर हिट करूं। इस फॉर्मूले को, ये सवाल आया तो अब इस सवाल में इतने जो मेरा भंडार है फॉर्मूलों का, सर मैं इस सवाल में मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला फिट करूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तो मुझे हो ही रहा है, सर मुझे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स आता है, लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर क्यों रहे हैं, या कहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, या कहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। बात समझ रहे हो। तो ये चीज आप समझो कि किसी चीज का पहले यूटिलिटी समझो, ठीक है ना। आप उसकी यूटिलिटी समझो कि उसको हम किस तरह से पढ़ें। मैं यहां पर डिफरेंशिएशन अगर पढ़ूंगा तो मैं उसको हर चैप्टर में कैसे अप्लाई करूंगा, क्या डिफरेंशिएशन हर चैप्टर में यूज होगा, ये चीज आप यहां पर समझो। एग्जामिनर के दिमाग पर हिट करो कि अगर ये एक टॉपिक एग्जामिनर ने पढ़ाया तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर की खोपड़ी में आ सकते हैं। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया कि आपने प्रॉब्लम को हटाकर आपने कंटेंट में से टॉपिक को सोचना शुरू कर दिया। मैं बार बार कहता हूं, हमने पहले भी आपको हिंट किया था, पहले भी हमने एक ही चीज कही थी, हम क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे, हम टॉपिक पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो, आप क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो। क्या 10,000 क्वेश्चन लगा लेना इस बात की गारंटी है कि आपका फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगा। 180 तो चलो भाई देखो किस्मत से आता है, क्योंकि देखो एक सवाल ना मैं मान के चलता हूं कि जब एक सवाल है तो वो कहीं पे भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या 10,000 क्वेश्चन फिजिक्स में लगा लेना इस बात की गारंटी कि आप 140 मार्क्स पा ही जाओगे। बेटा ये भी तो हो सकता है कि एक बच्चे ने एक ही जैसे 100 कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो वेक्टर का एक ही जैसा सवाल लगाते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट पहले 30 डिग्री पे निकालते हैं, फिर 45 पे निकालते हैं, फिर 60 पे निकालते हैं और खुश हो जाते हैं। बेटा दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर तुमने 30 पे निकाल लिया तो 60 पे भी तो निकाल ही लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर तुमको साइन 30 या कॉस 30 की वैल्यू पता होगी तो भैया साइन 60 या कॉस 60 की भी पता होगी। तो आपको एक जैसा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना। आपको एक जैसा क्वेश्चन नहीं करना है बार बार। आपको एक टॉपिक से कितने टाइप के, एक टॉपिक से 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पांचों टाइप के। आप क्या गलती करते हो, आप एक टॉपिक के 5 टाइप, एक टॉपिक से 5 टाइप के क्वेश्चन बनने थे, उस 5 टाइप में से आप एक टाइप के 10 क्वेश्चन लगा लेते हो, दूसरे टाइप के 10 क्वेश्चन लगा लेते हो और खुश हो जाते हो, आज तो मैंने 20 सवाल लगा लिए, अब मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं कहता हूं 20 सवाल मत लगाओ। आप एक टॉपिक से 5 टाइप के क्वेश्चन बनने थे, आप पांचों टाइप का एक 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 लगा लो, सफिशिएंट है, ठीक है ना। आप गड़बड़ क्या कर रहे हो कि आप इसलिए गड़बड़ करते हो कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ जाते हो, ठीक है ना। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ चले जाते हो कि आज मैंने 20 सवाल लगाए, आज मैंने 50 सवाल लगाए, आज मैंने 100 सवाल लगाए। लेकिन बेटा अगर वो 50 सवाल पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं फिर ऐसे 50 सवाल लगाने का। और अगर सिर्फ 20 सवाल लगा के पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जा रहा है, दैट इज द थिंग, ठीक है ना। दूसरा, मैं फिर बता रहा हूं कि आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको फिजिक्स को पढ़ने के तरीके को बायो से पढ़ने के तरीके से कभी भी मिक्सिंग करने की कोशिश मत करना। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, बायो में क्या होगा, आज मैं एक क्लास लूंगा, मैं आज ही आपको डीपीपी दे सकता हूं। मैंने आज आपको एक, भाई जितना पढ़ा है उसमें से मैं आपको डीपीपी बना के दे दूंगा, यानी कि आज बायो पढ़ा, आज ही से सवाल लगना शुरू हो जाएगा। बट फिजिक्स में
पहली 5-6 क्लास तक तो आप उम्मीद ही मत करो कि कोई आप सवाल लगाओगे, क्योंकि पहली 5-6 क्लास में तो आपके पास इतना, भाई अगर पकौड़े बनाने हैं तो पकौड़े बनाने के लिए कुछ सामान तो इकट्ठा करोगे यार, बेसन लाओगे, प्याज लाओगे, तेल लाओगे, गैस जलाओगे, तब ना पकौड़ा बनेगा। आज बेसन आया तो पकौड़ा सिर्फ बेसन का नहीं बनेगा। अब आप सोचो कि आज हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लिया तो उसका मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको क्या होगा, फिजिक्स इज लाइक पकौड़ा बनाना, ठीक है ना। और पकौड़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स जमा नहीं होंगे, अच्छा पकौड़ा, अच्छा क्या कैसा भी पकौड़ा नहीं बनेगा, खाली बेसन के भरोसे पकौड़ा नहीं बनता, ठीक है ना। तो आपको एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट चाहिए, ठीक है ना। अब आप कहो कि सर हम बेसन 5 किलो ले आएंगे, उससे पकौड़ा बन जाएगा, नहीं। आप 100 ग्राम बेसन, मैंने बोला ना टाइप, हर टाइप, आपको बेसन भी आना चाहिए, आपके पास प्याज भी होना चाहिए, आपके पास मसाले भी होने चाहिए, आपके पास तेल भी होना चाहिए, तब आपका पकौड़ा बनेगा। ये नहीं कि आपने 5 किलो बेसन रख लिया तो क्या सर उससे हमारा पकौड़ा बन जाएगा, जी नहीं। क्लियर, ठीक है। तो आपको फोकस किस पे करना है, आपको ये समझना है कि जहां पर भी जहां पर भी कॉन्सेप्ट आएगा, टॉपिक आएगा, तो उस टॉपिक को हमको थोड़ा सा टाइम देकर यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। क्लियर बेटा। एक मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं पानी वानी पी लूं, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, है ना, ऑडियो भी है, हाँ ठीक ठीक, ऑडियो आ गया बेटा, ठीक है ना। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पूरे फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो, पूरे फिजिक्स में आप पढ़ते हो इवेंट्स, ठीक है ना। तो इवेंट्स में क्या है, इवेंट का मतलब कोई भी चीज आपने पढ़ी, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ थी, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ से यहाँ पहुंचना मतलब ये क्या है, ये एक इवेंट है ना। तो फिजिक्स में आप घटनाएं पढ़ रहे हो, और इवेंट्स को होने के लिए दो चीजें चाहिए, इवेंट अकर इन स्पेस। स्पेस मतलब आपको कुछ ना कुछ, ये क्लास हो रही है तो मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, है ना, आपको कॉपी को रखने के लिए जगह चाहिए, और इवेंट अकर इन टाइम, ठीक है। इवेंट को होने के लिए दो चीजें चाहिए, इवेंट को होने के लिए स्पेस चाहिए, और इवेंट को होने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो ज्यादातर जो चीजें होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो या तो स्पेस के साथ चेंज होंगी या टाइम के साथ चेंज होंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
कोई भी क्वांटिटी में, चाहे वो चेंज हो चाहे ना हो, टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग। पोजीशन का चेंज होना ना होना मेरे पे डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें भी एक क्रक्स है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपकी पोजीशन, इस वक्त आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो या कहीं पे बैठ के लिख रहे होगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप खुद को देखोगे तो आप सोचोगे मैं रेस्ट पर हूं, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप अर्थ पर हो, अर्थ ऐसे भी घूम रही है और अर्थ ऐसे भी घूम रही है। तो अगर कोई आपको मून से देखेगा तो क्या आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी। फिर इस बात पर समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपनी कुर्सी पर बैठे हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप बोलोगे सर मैं तो रेस्ट पर हूँ, या मैं तो, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो माई पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर कोई आपको दूसरे प्लेनेट मून से देखे या किसी सैटेलाइट से देखे, तब तो क्या होगा, तब तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो वो कहेगा नहीं इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और जैसे ही पोजीशन चेंज होती है हम कहते हैं डेट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि जब हम रेस्ट और मोशन की बात करेंगे तो सबसे पहला मोशन इन वन डे का क्या आ जाता है, दे आर रिलेटिव टर्म्स। आपको ऑब्जर्वर को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो होंगी वो या तो टाइम के साथ चेंज होंगी या पोजीशन के साथ चेंज होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज आती है, जब आप चेंज को पढ़ोगे, ठीक है ना, तो अब चेंज को पढ़ने के दो तरीके हैं। चेंज कैन बी फाइनाइट चेंज और चेंज कैन बी स्मॉल चेंज, ठीक है। चेंज कैन बी अब फाइनाइट चेंज। अब फाइनाइट और स्मॉल का मतलब समझो, स्मॉल के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एलिमेंट्री, ठीक है। या आप कह सकते हो, एक वर्ड हम यूज करेंगे फिजिक्स में कई बार, वो वर्ड हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट से मिली, ठीक है ना, इनफाइनाइट से मिली स्मॉल। तो आपको फिजिक्स में जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जब तक आपको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि एक फाइनाइट चेंज और एक इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं या किस लिए यूज करते हैं, तब तक आप एक दिक्कत में फंसे रहोगे, ठीक है। कैसे, देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, हम सबको पता है, हम सब ने स्पीड को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। स्पीड को हमने डिफाइन किया कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब भैया एक पार्टिकल की पोजीशन में कुछ चेंज आना चाहिए, है ना। एक पार्टिकल की पोजीशन में कुछ चेंज आना चाहिए, और आप सबको पता है कि अगर मैं यहां पे खड़ा रहूं, ठीक है ना, तो भी एक चीज हमेशा चेंज हो रही है, टाइम। टाइम तो चेंज होगा ही होगा, यानी कि टाइम को रोक पाना तो इम्पॉसिबल है। तो ये चेंज के साथ टाइम भी चेंज हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन तो यहां पर आप बोलोगे कि पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। तो हम सबको पता है, तो आप कह सकते हो अच्छा ये स्पीड किसने बताई कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन होगा। सबसे पहले आप ये समझो कि स्पीड की बात आई कहां से, ठीक है ना। स्पीड की बात क्यों आई, किस लिए आई, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। फिजिक्स में कोई भी एक हमारी होली बुक नहीं है,
कि जिसमें फिजिक्स का ज्ञान का भंडार हमको कहीं से पीछे से आ गया हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारी जो पुरानी किताबें चलती हैं कि कोई ग्रंथ चल रहा है, वेद पुराण चल रहा है, या कोई हमारी बाइबल हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हमारी पुरानी ऐसी किताब है जिसमें सारा फिजिक्स लिखा हुआ हो। फिजिक्स में सारी चीजें हम क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल से ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके उसका रिजल्ट निकालते हैं, और ये कहानी चलती रहती है। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया क्योंकि हम चीजों को चलते हुए देखते थे। तो स्पीड बेसिकली एक इंट्यूशन है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ से यहाँ चलते तो किसको कुछ लगता है आपको कि अरे ये यहाँ से यहाँ जल्दी पहुंच गया। दो लोग दौड़ रहे थे तो आपने कहा वो यहाँ जल्दी पहुंच गया, अभी वो आधे रास्ते में ही था, तो आपने कहा उसको थोड़ा कम टाइम लगा, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, तो आपने कहा वो तेज दौड़ा। तो स्पीड बेसिकली क्या है, स्पीड एक तरह का इंट्यूशन है जो आपके दिमाग में आता है, और आपने उसको डिफाइन कर दिया कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है कि टू डिफाइन द स्पीड, टू डिफाइन द स्पीड हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारे लिए सबसे जरूरी है टाइम इंटरवल, ठीक है ना। यानी कि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमको दो टाइम चाहिए होंगे, और दो टाइम के बीच में पोजीशन में कुछ चेंज आया होगा, तो हम कहेंगे चलो भाई पार्टिकल इतना चला, उसको इतने टाइम से डिवाइड कर देंगे। एग्रीड यहाँ तक, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि सपोज एक गाड़ी चलना स्टार्ट करती है सुबह 8 बजे, ठीक है, और ये गाड़ी 10 AM तक चलती है। कितना चलती है, सपोज 60 किलोमीटर। कितना टाइम भी था, 2 आवर्स, है ना। और हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, तो आपने कहा सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ बस, ठीक है। अब सवाल ये है कि स्पीड ऑफ बस तो आपने निकाल ली, ठीक है ना। अब अभी बेटा स्केलर वेक्टर पे अभी बिल्कुल मत जाओ, ठीक है ना। अभी स्पीड वेलोसिटी पे बिल्कुल मत जाओ, अभी हम चुपचाप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोई टेंशन मत लो, अभी स्पीड वेलोसिटी एक्सेलेरेशन हम धीरे धीरे करके आएंगे। एक क्लास में फिजिक्स कंप्लीट नहीं करनी है हमको, ये चीज याद रखना कि पूरी फिजिक्स मुझे आज नहीं खत्म करनी है, ठीक है ना। और वन डे स्ट्रेटेजी नहीं है कि एक दिन में फिजिक्स पढ़ के कैसे टॉप करें। तो अब सवाल ये है कि ये जो डेटा है, अब रियलिटी में क्या हुआ होगा, रियल में तो ये हुआ होगा कि बस स्टार्ट हुई होगी, पहले उसने गियर 1 डाला होगा, पहले बस की स्पीड 0 से शुरू, फिर 5 हुई होगी, 10 हुई होगी, फिर कहीं पर हाईवे आया होगा, सड़क खुली होगी, तो उसने गाड़ी को 30 40 50 तक चलाया होगा, फिर कोई बस स्टैंड आया होगा तो फिर उसने गाड़ी रोकी होगी। तो एक्चुअली गाड़ी की स्पीड में प्रैक्टिकली हमेशा चेंज आ रहा होगा। क्या आप ये कह सकते हो कि गाड़ी हमेशा 30 किलोमीटर से चली, नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इस बस की जगह कोई चिड़िया, मक्खी, तोता कुछ भी होता या कुत्ता होता, और वो 30 किलोमीटर से लगातार दौड़ता रहता, तो 2 घंटे में वो भी वहीं होता जहां पर ये बस है। बट एक्चुअल में बस ने क्या किया है हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो अब मेरा सवाल क्या आता है, मेरा सवाल ये आता है कि भाई जब ये बस चल रही होगी, तो इस बस के चलने के दौरान एग्जैक्टली मान लो कितना बजा, 9 बजा है अभी, और एक आदमी इस बस को देख रहा था, है ना। तो अगर 9 बजे आदमी इस बस को देख रहा था, तो इसके सामने से बस निकली है, ठीक है ना। और क्योंकि इसके सामने से बस निकली है, तो क्या हुआ होगा, बस तो चल रही है ना इसके सामने से। तो इससे सवाल पूछा जाता है भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस एट 9 AM। ये चीज को समझने की कोशिश करो। सवाल क्या पूछा गया इस बंदे से अब कि भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस एट 9 AM, है ना। अब ये आदमी क्या करेगा, क्योंकि इसने तो पढ़ा हुआ है स्पीड की डेफिनेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम करता है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये कहेगा भाई 9 बजे से एट
मतलब 9 बजे से 9 बजे के बीच कुछ टाइम तो बीता ही नहीं, यानी कि यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना दे रखा है, 0। 9 बजे बस की स्पीड कितनी थी भैया, अगर 9 बजे देखोगे तो एग्जैक्टली 9 बजे तो बस यहाँ पर थी, और 9 बज के 1 सेकंड पर थोड़ा आगे आई होगी, या 9 बज के 0.1 सेकंड पर थोड़ा सा आगे आई होगी, तभी तो आप स्पीड निकालोगे। तो आपको समझना पड़ेगा थ्योरेटिकली, ठीक है ना, थ्योरेटिकली वी कांट कैलकुलेट स्पीड एट 9 AM। थ्योरेटिकली हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि हम गाड़ी की स्पीड निकालें किस पर, ठीक 9 बजे, ठीक है ना। तो लेकिन 9 बजे गाड़ी चल रही है, 9 बजे गाड़ी चल भी रही है। तो अब यहां पर क्या आ रहा है बेटा, एक आ रहा है कि स्ट्रिक्ट सेंस, और एक आ रहा है कैसा कि आप किसी चीज को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, मैं इस पूरे डिस्कशन को यहीं पे होल्ड कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरे डिस्कशन को यहीं पर होल्ड कर रहा हूं, और जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं अब आपको लगेगा कि उसका यहां से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं उससे आपको क्या लगेगा कि इसका इस पोर्शन से कोई डिस्कशन नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट? हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट, बताइए। आप में से कितने लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो सब बच्चे बोलेंगे, अरे सर टेंजेंट ड्रॉ करने में क्या है, कोई भी एक आर्क खींचिए और यहां से एक इस तरह की लाइन खींच दीजिए, ये क्या है, ये टेंजेंट है ना। और अगर मैं पूछूंगा तो बेटा फिर कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है? आप कहोगे सर जैसे दो पॉइंट के बीच में लाइन मिला दोगे तो सर ये कॉर्ड है, और ये रेड वाली लाइन क्या है, दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है ना। तो आपको क्या पढ़ाया गया है कि टेंजेंट इज अ लाइन विच पासेस थ्रू सिंगल पॉइंट, है ना। यही तो आपको पढ़ाया गया कि ये क्या होता है, टेंजेंट होता है। बट आपको भी पता है कि एक स्पेसिफिक लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी लाइन को, एक स्पेसिफिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ये तो आप सबको पता है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, अब इस चीज को समझो, रियलिटी क्या है और हमको क्या बताया जा रहा है। देखो ये आर्क होता है, ठीक है, ये एक कॉर्ड, या इसको आप सेकंड भी कहते हो या कॉर्ड कह सकते हो, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, पहला वाला क्या है, कॉर्ड, और दूसरा वाला भी क्या है, दूसरा वाला भी कॉर्ड, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने थर्ड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना, ये ग्रीन वाली थर्ड लाइन भी क्या है, कॉर्ड। अब आप देखो, कॉर्ड में 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन ड्रॉ करी जाती है, जिसको आप क्या बोल दो, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली मैं डेल्टा एक्स को डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कम करना स्टार्ट करता हूं, तो देखो, जब मैं 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज करना स्टार्ट करूंगा तो एक बारी क्या होगा, ऐसा टाइम आएगा ये कि आप के दोनों पॉइंट्स मर्ज हो जाएंगे, और आप क्या कहोगे अचानक से
कि सर ये दो नहीं है, ये सिंगल पॉइंट है। लेकिन अगर इसी को आप फिर से एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे जिसकी रिजॉल्विंग पावर होगी, तो फिर से आपको समझ में आएगा कि भैया माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये फिर से आपको कैसे दिखने लगे, दो पॉइंट्स अलग होके दिखने लगे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज अब क्या होगी कि जब आप अपनी कॉर्ड को छोटा करते जाओगे, जब आप इस तरह से अपनी कॉर्ड को बेटा छोटा करते जाओगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कि पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट जस्ट इस पे आके मर्ज हो जाएगा। तो एक्चुअल में आप खींचोगे ये लाइन, ये आपने एक छोटी सी लाइन खींची है और इस लाइन को आगे पीछे आप एक्सटेंड करके, यानी कि आपने एक्चुअल में छोटा सा क्या खींचा था, आपने ये एक छोटू सा, आपने एक ये छोटू सा कॉर्ड खींचा था, मतलब आपने एक स्मॉल कॉर्ड ही खींचा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप खींचोगे कॉर्ड और अचानक से गाना किसका गाओगे कि हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। ठीक है ना। तो हमेशा एक बात समझो, इन रियलिटी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप हमेशा कॉर्ड ही ड्रॉ करते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अगर कॉर्ड के दो पॉइंट बहुत पास पास हो जाते हैं, कॉर्ड के दो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा पास पास हो जाते हैं, इतने पास पास हो जाते हैं कि आपकी आंखों को वो दो पॉइंट न दिखकर एक दिखने लगते हैं, तो आप क्या चिल्लाते हो कि हमने टेंजेंट खींचा। अब ध्यान से समझो, अगर यहां पर मेरी जगह एक रोबोट हो जिसकी आंख मेरी वाली ना हो, चिट्टी वाली, डू यू नो चिट्टी, चिट्टी को जानते हो ना। ठीक है, तो अगर ये चिट्टी वाली यानी कि एक रोबोट वाली आंखें हो जिनमें लेंस लगा हो रिजॉल्विंग पावर वाला, और मेरे बगल में चिट्टी भी खड़ा हो और मैं कहूंगा ये टेंजेंट है, ध्यान से समझो, जो मुझे टेंजेंट दिख रहा है वो चिट्टी की आंखों को क्या दिखेगा। ठीक है, जो मुझे टेंजेंट दिख रहा है, अगर वही टेंजेंट, क्योंकि चिट्टी की आंखें तो रोबोट की आंखें हैं, है ना, तो वो तो क्या कर रहा होगा, मुझे चीज ऐसे दिख रही है ये, लेकिन क्योंकि चिट्टी एक रोबोट है तो उसको हर चीज रिजॉल्व करके दिख रही होगी, उसको ये दो पॉइंट इस तरह से दिख रहे होंगे, तो चिट्टी के लिए ये अभी भी क्या है, कॉर्ड है, बट ये मेरे लिए क्या है, टेंजेंट है। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो चक्कर क्या हो रहा है कि टेंजेंट की कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं। जैसे आप पूछोगे सर किस पॉइंट पे आके कॉर्ड को हम टेंजेंट बोलेंगे, तो ये डिपेंड करेगा आप पर। इवन रोबोट ना हो, दो लोगों को ही मैं खड़ा कर दूं और हल्का सा आगे पीछे खड़ा कर दूं, तो एक को वो दो पॉइंट की तरह दिखेगा, एक को एक पॉइंट की तरह दिखेगा, है ना। जैसे अगर आप इसी छोटी सी लाइन को दूर से देखोगे, जैसे तारे हैं, अब तारे कोई इतने थोड़े ना पॉइंट है, जैसे तारे तो इतने बड़े हैं, आपको छोटे से दिख रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉर्ड। या अब आप कह सकते हो, अगर हम डेल्टा एक्स को माने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड, तो आप कहोगे जैसे जैसे डेल्टा एक्स डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे कॉर्ड क्या बनता जाएगा, टेंजेंट। ठीक है ना, जैसे जैसे आपका डेल्टा एक्स डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा कॉर्ड क्या बनता जाएगा, टेंजेंट बनता जाएगा। अब इसी को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, एज डेल्टा, सॉरी हिंदी नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एज डेल्टा एक्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, एज डेल्टा एक्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, जो मेरी कॉर्ड थी वो मुझे किसकी तरह दिखने लगेगी, टेंजेंट की तरह। तो एज डेल्टा एक्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, माई कॉर्ड विल बी टेंडिंग टू बिकम अ टेंजेंट।
तो बेसिकली अब हम इतना लंबा स्टेटमेंट ना देके मैथमेटिक्स में नोटेशन दे देते हैं कि अगर डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, इसको क्या बोलेंगे, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी अगर दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन खत्म होने लगेगा। दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन खत्म होने लगेगा तो हमारा जो कॉर्ड है वो क्या बनने लगेगा, टेंजेंट। वी नेवर ड्रॉ टेंजेंट, वी ऑलवेज ड्रॉ कॉर्ड, बट एट सम पॉइंट हम कॉर्ड को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। यानी गलत करते हैं ना, लेकिन फिर भी सालों से चीज कर रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज यहाँ फिजिक्स में होने वाली है, ठीक है ना। यही चीज फिजिक्स में होगी कि कभी कभी क्या होगा, हमारे पास दो टर्म्स आएंगे। एक हमारे पास फिजिक्स में टर्म आएगा टाइम इंटरवल। अगर आपका डेल्टा टी फाइनाइट है, मेजरेबल है, ठीक है ना। अब डेल्टा टी मेजरेबल है, कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इफ अगर आप उस टाइम इंटरवल में कोई चेंज ला सकते हो। जैसे कोई भी एक इवेंट ले लो, मैंने कहा आपको पेन लेना है और इसमें एक सेकंड में पेन से कुछ लिखना है, तो एक सेकंड में आराम से जब आप यहाँ दिमाग में सोचते हो, तो मैंने बोला डॉग लिखो, तो मैंने बोला डॉग लिखो, यहाँ पे आपने सुना डॉग लिखो, अब आपका हाथ यहाँ जाएगा और तब डी स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखना यहाँ से यहाँ जाने में 0.1 सेकंड लग रहा है, मैंने आपको एक सेकंड दिया तो आप आराम से डॉग लिख लोगे, ठीक है। या दूसरा तरीका, ऐसे नहीं समझते हो तो ऐसे समझो, देखो ऑफलाइन क्लास होती ना, अभी आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं बड़ा इजीली दिखाता। मैं क्या करता हूँ, मैं एक चौक या कुछ भी ऐसा छोटा सा पीस लेता और इस चौक वाले पीस को मैं ऐसे करके पीछे वाले बच्चे को फेंकता, तो पीछे वाला बच्चा देखता मेरे हाथ से चौक निकल रही है और वो आराम से उस चौक को कैच कर लेता, ठीक है। अब मैं क्या करता, जो बच्चा मेरे सबसे आगे बैठा है, मैं चौक को उसको ऐसे फेंकता, वो क्या करता, वो बच्चा देखता कि सर के हाथ से चौक निकली, लेकिन वो अपना हाथ ऐसे भी नहीं कर पाता जब तक वो समझ रहा है कि चौक छूट चुकी है, लेकिन कुछ सोचने समझने से पहले चौक आपको लग चुकी होती। एग्जैक्टली ऐसा आपके साथ कई बार हुआ। आप साइकिल चला रहे थे या आप स्कूटी चला रहे थे या बाइक चला रहे थे, आप चला रहे थे, अचानक से कुछ गड्ढा आया या कुछ पत्थर आया और अभी आप चला रहे थे और अभी आप जमीन पर हो, तो आप क्या बोलते हो, यार मैं एकदम से जमीन पे, मैं एकदम से गिर गया, ठीक है ना। मेरा पैर मुड़ा और मैं एकदम से गिर गया। यार एकदम से कैसे गिर गए होगे, आपकी बाइक पे पहले पत्थर लगा होगा, फिर आपने गिरते हुए देखा होगा, लेकिन आप कुछ नहीं सोच पाते ना। आपके हाथ में गिलास था, एकदम से किसी ने ऐसे किया, आप देख रहे हो कि आपके हाथ से गिलास वो नीचे जा रहा है, लेकिन आप यूं भी नहीं कर पाते हो और वो गिलास टूट जाता है। क्यों, क्योंकि आपको कोई भी एक्शन लाने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम। तो अगर कोई एक्शन में ला सकता हूं तो मैं कहता हूं कि वो टाइम मेजरेबल है, तो वो टाइम फाइनाइट है, ठीक है ना। लेकिन एक होता है इंस्टेंट। फिजिक्स में एक वर्ड आएगा इंस्टेंट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट, ठीक है ना। एक पल, एक क्षण, वो क्या होता है, जैसे आप चल रहे थे, आप साइकिल चला रहे थे, है ना, बारिश हो रही थी और एकदम से आप पानी वाले गड्ढे में गिर गए, तो आप क्या बोलते हो, मैं एकदम से गिर गया। क्यों गिर गए, क्योंकि आपने गड्ढा तो देखा था, लेकिन आप बाइक से आ रहे थे, जब तक आप ब्रेक लगाते, एक्चुअली होता क्या है, आप आ रहे थे, आप बाइक चला रहे थे, आपने गड्ढा देख लिया, तो आंखों ने जब देखा तो दिमाग पे मैसेज क्या बोला, गड्ढा है, दिमाग ने कहा गड्ढा है, ब्रेक लगाओ। अब ब्रेक लगाने के बाद यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, जब तक स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर न्यूरॉन तक, यहाँ तक आते आते पहुंच ही रहा था, अभी अभी बस यहीं तक आपका करंट पहुंचा है, इतने में तो आपका बाइक आगे, वो तो चल रही थी ना बाइक, इतने में तो बाइक गड्ढे में गिर के चली गई। तो आपने बोला इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट नहीं होता है, अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी कि जो डेल्टा टेंडिंग टू जीरो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंट। और इंस्टेंट का मतलब यह है कि उस छोटे से इंस्टेंट में आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते, ठीक है ना, आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। अब क्लास को हम कर रहे हैं समराइज। देखो तो एक्चुअली क्या था, जब आपकी बस 8 AM से 10 AM तक चली,
तो आपने निकाली स्पीड बिटवीन 8 टू 10 AM। आपने कहा 60 किलोमीटर चली 2 आवर्स में, और आपने आंसर कितना निकाला 30 किलोमीटर पर आवर। यह आपने निकाल दिया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया था कि भाई बस की स्पीड एग्जैक्टली 9 AM पर कितनी थी, ठीक है ना। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया, भाई 9 AM पर बस चलती हुई आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं 9 प्लस 0 पॉइंट सिर्फ 1 सेकेंड तक गया। मैं 9 सेकेंड से सिर्फ कितना आगे बढ़ा, 0.1 सेकेंड। क्योंकि मुझे पता है कि अगर 9 सेकेंड पे मेरे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, तो जब तक मैं अपना पैर एक्सलेटर पे रखूंगा या मुझे गाड़ी की स्पीड कम करनी है, जब तक यहाँ से वो इम्पल्स मेरे पैर तक पहुंचेगी, तब तक 9 बजे अगर गाड़ी की स्पीड v थी, तो 9:01 में हर मूवमेंट के दौरान गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी, v। ठीक है ना। तो मैं 9 बजे से लेके 9:01 में देखता हूं, तो मैंने पाया कि मेरी गाड़ी कितना चली, मेरी गाड़ी चली 2 मीटर। तो मैंने क्या निकाली, देखो मैंने फिर निकाली स्पीड बिटवीन 9 टू 9 प्लस 0.1 सेकेंड, और ये कितनी निकाल रहा हूं, 2/0.1 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड मान। ठीक है, मैंने स्पीड क्या निकाली, 9 से लेके 9.1 सेकेंड की। अब इसमें कई करामाती बच्चे होंगे। अब जैसे एक करामाती बच्चा इसमें क्या लिख रहा है कि सर मेरे रिफ्लेक्सेस तो बहुत फास्ट हैं, मैं तो सर 0.1 सेकेंड में ही ब्रेक लगा देता हूँ, मैं तो 0.1 सेकेंड में सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं तो शाना आदमी है, तो ऐसा करते हैं, तेरे लिए क्या कर देते हैं भाई, तेरे लिए 9 बजे से लेके हम 9:01 सेकेंड में, ठीक है ना, बात समझे। अब इसमें से कोई कहेगा सर मैंने तो टेक्नोलॉजी निकाल ली है, मैं तो चिट्टी को ढालूंगा रोबोट को, वो तो सर 0.01 सेकेंड में ही लगा देगा। मैं कहूंगा भाई तू चिट्टी को उठा के लाएगा तो ठीक है, तू चिट्टी को ले आ भाई, तो 9 बज के फिर 0.001 सेकेंड में निकाल ले। कहने का मतलब ये कि मैं उतना छोटा टाइम इंटरवल लूंगा जितने में तुम चेंज नहीं ला सकते। तुम रोबोट लाओगे, मैं 0.0001, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो जीरो बढ़ाना है मुझे तो। बात समझ में आ गई। तो मैं टाइम इंटरवल को क्या करता रहूंगा, छोटा करता जाऊंगा। तो जितना मैं टाइम इंटरवल को छोटा करता जाऊंगा, तो बेसिकली क्या होता है, चीज ये होती है कि जब आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करते हो, तो इसका नाम होता है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। और जब आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करते हो, लेकिन साथ में कोशिश क्या करते हो कि आपका डेल्टा टी बहुत छोटा हो। कितना छोटा, लाइक 0.01 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.001 सेकेंड। तो यहां पर क्या होने लगता है, मैंने कैलकुलेट तो एवरेज, देखो मैं ड्रॉ तो हमेशा कॉर्ड ही करता हूं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे मैं कॉर्ड ड्रॉ करता हूं और चिल्लाता क्या हूं, टेंजेंट। तो उसी तरीके से एक जब आपका टाइम इंटरवल छोटा आता जाएगा ना, तो कैलकुलेट तो आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी, लेकिन अचानक से आप क्या चिल्लाओगे कि मैंने क्या कैलकुलेट कर ली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने 9 बजे की स्पीड, यानी आप 9 बजे से लेके 9:01 सेकेंड के बीच की एवरेज स्पीड निकालोगे एवरेज स्पीड, लेकिन चिल्लाओगे क्या, मैंने 9 बजे की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली। जैसे आपने खींची छोटी सी कॉर्ड थी डेल्टा एक्स 0, आपने 2 पॉइंट के बीच में बहुत छोटा सा कॉर्ड खींच दिया, खींचा कॉर्ड, लेकिन चिल्लाए क्या, ए मैंने टेंजेंट खींचा, मैंने टेंजेंट खींचा। तो वैसे आपने निकाला क्या है, आपने निकाला इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपने निकाली एवरेज स्पीड, लेकिन चिल्लाओगे क्या, हमने क्या निकाली, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो इसको आप कहोगे कि सर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दो। अब मैथ्स में क्या होता है कि बार बार बड़ा बड़ा लिखना होता है ना, तो हम कहते हैं इतना बड़ा बार बार कौन लिखेगा, तो इसको छोटा लिख दो भाई, इसी को क्या बोलते हो, dx अपॉन dt, ठीक है। अब ये क्या था, एवरेज स्पीड का मतलब क्या था, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या है, रेशियो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बस डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो रहा है।
लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि अब क्या होता है ना बेटा, देखो अब हमको अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है, तो मुझे बताना है ना कि मैं बहुत कोई स्पेशल चीज, क्योंकि अब तो तुमको क्या लगा, अरे यार ये तो सर ने दोनों में इंस्टेंटेनियस में भी वही निकलवा दिया जो एवरेज में निकलवा दिया। नहीं तो हमने तो भैया 5,000 रुपये दिया है, तो आप कैलकुलेट करोगे, 5,000 इतने का दिया तो एक सब्जेक्ट पढ़ा इतने का, उसमें भी बायो में तो दो ही, बॉटनी और जूलॉजी, तो फिजिक्स की कीमत आई 1,000 रुपये। नहीं 1,000 में अगर ये हमारा 50 पैसे का था, तो सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, हमारा 50 पैसा तो वेस्ट हो गया। वहाँ भी मैथ्स है, देख रहे हो। तो वेस्ट न जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको रेशो बोलते ही नहीं है, हम कहते हैं बच्चे को डराना भी तो ना कि बेटा तुमको मेरी बहुत ज़रूरत है, मैं नहीं हूँगा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो डराने के लिए मैंने क्या बोल दिया, इसको रेशो नहीं बताया, मैंने कहा इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, मैंने नहीं बोला इंस्टेंट, अरे इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं हुआ, रेशियो होता है डिस्टेंस और टाइम, छोटा डिस्टेंस छोटा टाइम देखोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाएगी। अब आपको इज्जत ही नहीं दोगे, अरे अरे टीचर तो कह रहा कि कुछ होता ही नहीं है। अब आपने पूछा सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो मैंने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा सर, सर अगर हम 10,000 फीस देंगे तो सर क्या आप हमको बता देंगे। तो बिल्कुल वैसा ही कल को जैसा डॉक्टर बनोगे। अब पेशेंट आया, अब पेशेंट को कुछ नहीं, खाली खांसी है, कुछ नहीं यार ये खांसी है, जाओ अदरक वाली चाय पियो, थोड़ा सा काली मिर्च का काढ़ा पियो, ठीक हो जाओगे। अच्छा थैंक यू डॉक्टर साहब, यार बाहर यार फीस दे देना मेरी 1,000 रुपये। तो पेशेंट भी सोचेगा अजीब डॉक्टर है यार, ना दवा लिखी ना कुछ लिखा है ना, और 1,000 रुपये फीस ले रहा है, ये तो एकदम साला यार चोर डॉक्टर है, लुटेरा, लूट लिया इसने। अब इसी में क्या है, पेशेंट आया है खांसी, बोलो यार ये तो लेरेंजाइटिस है विद सुपर एडेड थोड़ा सा बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस भी लग रहा है, तो ठीक है मैं कुछ डिकंजेस्टेंस लिख देता हूँ, और आप सुबह शाम थोड़ा सा जो सैलिन वाटर है उसका गार्गल करिए, और साथ में मैं आपको कुछ जिंजीबर ऑफिशियल का एक एक्सट्रैक्ट दे रहा हूँ, बस आप उसको ये ले लीजिए, ये 2,000 रुपये की दवा है। दे अदरक ही रहे हो, लेकिन पहले क्या बोला, अदरक वाली चाय पी लेना। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हो कि जस्ट आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू द एक्सट्रैक्ट ऑफ जिंजिबर ऑफिशियल, और इसमें थोड़ा सा ये है वो है, और थोड़ा सा मैं आपको 2-3 दिन, तो उसको भी लगा यार, अब क्या 2,000 क्या डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना। तो पहली चीज क्या पूछेगा वो, डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना। तो कहने का मतलब है कि चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका है। ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन इज एज, मेरा आज की क्लास का पर्पस क्या था, डिफ्रेंशिएशन इज एज सिंपल एज रेशियो। अगर आप रेशियो निकलना, अगर आप रेशियो निकाल सकते हो, अगर आपको रेशियो निकालना आता है, तो आप डिफरेंशिएशन भी कर ले जाओगे। बस आपको इतना समझ में आना है कि डिफरेंशिएशन कब करते हैं, क्यों करते हैं, बस ये चीज आपको समझ में आज की क्लास में आ जानी चाहिए। जब भी आप दो चीजों का रेशियो निकालोगे और छोटे लेवल पे निकालोगे, तो उसी रेशियो को निकालने को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। आ गई बात समझ में। ठीक है, चलो बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। कोई डीपीपी नहीं मांगेगा आज की क्लास की, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में तो हम बेसन ही ला पाए। आज की क्लास में बेसन, कल प्याज, परसों मसाला, उसके अगले दिन तेल। तो 4 क्लास जब हमारी हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कुछ पकौड़ा कैसे